नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। ट्रंप और वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरी रशिया को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन क्या इसके वजह से रशिया टूटा या क्या पुतिन साहब वापस से बहुत ज्यादा शक्तिशाली उभर के निकले? तो 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, पूरी दुनिया ने यह माना कि अगर हम पुतिन और रशिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लगा देंगे तो वैसे ही रशिया का काम खत्म हो जाएगा। यूएसए, यूरोप, G7 सब ने मिलकर रशिया के तेल, गैस और पैसे सब पे इन्होंने सैंक्शंस लगाना और सब पे इन्होंने ताला लगा दिया। लेकिन आप सोचिए क्या हुआ। 2024 में रशिया ने तेल बेचकर सिर्फ 20 अरब डॉलर कमाए और बिना किसी के परमिशन के। अब बात वही होता है कि कैसे यहां पर इन लोगों ने ये चीज किया। सैंक्शंस देखिए कितने लगाए गए। तो रशिया ने ये पॉसिबल किया एक इनविजिबल आर्मी के थ्रू। सही समझ रहे हैं आप? 400 से भी ज्यादा ऑयल टैंकर्स जिनके जीपीएस बंद हैं, जिनका ओनर ट्रेस नहीं कर पा रही है दुनिया, जो हाई सीज में ऑयल ट्रांसफर करते हैं बगैर किसी के जानकारी में, एकदम खुफिया तरीके से बीच रास्ते में ऑयल को ट्रांसफर किया जाता है। और यहीं से रशिया की शैडो फ्लीट की शुरुआत होती है, जिसको कोई वेस्टर्न कंट्रीज पकड़ नहीं पाया। तो ये है रशिया का शैडो फ्लीट। और ये सिर्फ तेल बेचने के लिए बात नहीं हो रही है, ये बात है एक नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर की, जहां पर सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं बचता। कि सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी वो देश बर्बाद नहीं होता, वो देश और ज्यादा उभर के आता है और शक्तिशाली बन के आता है। और आज के टाइम में पुतिन साहब इतने शक्तिशाली बन चुके हैं कि वो अकेले यूक्रेन वॉर के अंदर इतने समय से लड़ रहे हैं। और आज के वीडियो में साथियों हम यही चीज को देखेंगे कि कैसे बनाई गई ये शैडो फ्लीट बाय द रशिया। कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो रशिया के इस नेटवर्क में आते हैं, और क्या है ये दुनिया के अंदर एक सैंक्शंस प्रूफ ऑयल माफिया। क्या ये दुनिया का जो ऑयल का जो कंट्रोल है, क्या वो सैंक्शंस भी उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाते? सवाल यही है। तो ये जो पूरा मुद्दा है ना, इसकी शुरुआत कहां से हुई, आइए इस चीज को अब समझते हैं। जब रशिया को कोलैप्स करने का गेम शुरुआत किया गया बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, उस यूक्रेन हमले के बाद क्या होता है कि ये जो सारे ही वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया और सोचा कि रशिया खत्म हो जाएगा, रशिया के सारे सिस्टम्स बंद हो जाएंगे, तभी जाके रशिया ने जो स्विफ्ट सिस्टम बनाई गई थी बाय द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, वो स्विफ्ट सिस्टम से जब रशिया को निकाला गया तो रशिया ने खुद का एक नया सिस्टम डेवलप किया। 300 अरब डॉलर जो रशिया के फॉरेन रिजर्व्स थे उसको फ्रीज किया वेस्टर्न कंट्रीज ने। ऑयल, गैस और कोल एक्सपोर्ट सब पे सैंक्शंस लगा दिए। और यूएस ने इस पे ये चीज तक कह दिया कि हम पुतिन के यही ऑयल, गैस और तेल को बेचने वाले जो ऑयल मशीन्स है ना, जो मशीन्स जो इनको पैसे दिलाते हैं, उसी को अगर हम बंद कर रहे हैं तो पुतिन को हम पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। और हर एक वेस्टर्न कंट्रीज के न्यूज़पेपर्स पे यही हेडलाइंस थी कि रशिया की इकोनॉमी गिर जाएगी, रशिया कोलैप्स करेगा, पुतिन की कुर्सी मिट जाएगी। लेकिन 3 साल बाद आज हम लोग कहां खड़े? रशिया के सिचुएशन में आज कहां पर खड़ा किया जा रहा है कि 3 साल के बाद रशिया का जो जीडीपी है वो अराउंड 4.1% से ग्रो कर गया, जो कि सिर्फ 3% था ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर। अनएम्प्लॉयमेंट जो उस जमाने में लोवेस्ट लेवल्स पे, अनएम्प्लॉयमेंट जो उस जमाने में हाईएस्ट लेवल्स पे थी, आज के टाइम में लोवेस्ट लेवल्स में। 2024 तक रशिया ने एनर्जी एक्सपोर्ट करके 20 अरब डॉलर कमा चुका है, जितना वो नॉर्मल टाइम्स में भी नहीं कमा सकता था। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न सैंक्शंस लगाने के बाद पुतिन साहब और ज्यादा स्ट्रांग हुए? तो यही है ट्रिगर कि वेस्ट ने सोचा कि रशिया को आइसोलेट स्टेट बना देगा, पर असल में क्या हुआ? उसने दुनिया को रशिया ने दुनिया को एक ऐसा पैरेलल पावर दिखाया कि वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न का यहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दैट इज वेस्टर्न कंट्रीज के पास नेटो है, तो इन्हीं सालों के अंदर ब्रिक्स जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। जो इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में हुआ करता था, आज के टाइम में वही ट्रेड लोकल करेंसीज में हो रहा है। रशिया जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है वो रूबल प्लस इंडियन रूपी में है। रशिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है तो रूबल प्लस चाइनीज युआन में है। और यहां पर जो कनेक्टिविटी यहां पर दिखाई गई, वो कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा की गई।
So that is going to be one another aspect of this scenario. So sanctions ने रशिया को पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उल्टा रशिया ने क्या किया, इन सैंक्शंस के बाद वो देश देश से जुड़ गए। उन्होंने एक नया ग्लोबल रेजिस्टेंस की शुरुआत करी जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज को उसने झुकाया, और रशिया ने यही सैंक्शंस के अंदर उसने मास्टर स्ट्रोक खेला। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला कि जब वेस्ट ने सोचा कि अब रशिया कोलैप्स करेगा, तभी पुतिन ने एक ऐसा मूव खेला जो दुनिया के पूरे जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का गेम चेंजर साबित हुआ। सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक इन्होंने क्या किया, सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक इन्होंने यूरोप को टाटा बाय बाय कह के हेलो एशिया किया। मतलब पहले जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड होता था, वही ट्रेड को अब रुका के इन्होंने एशियन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इन्होंने ये चीज सोचा एशिया के अंदर दो मेजर सुपर पावर्स है, दैट इज चाइना एंड इंडिया, जिनका डिमांड कभी कम नहीं होता। तो 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद जब यूरोप ने पूरी तरीके से ऑयल, गैस एंड कोल का इंपोर्ट कम कर दिया था, तब जाके चाइना और रशिया सामने आए, और 2024 तक इंडिया ने, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 1.5 मिलियन बैरल से भी ज्यादा ऑयल खरीदता है रशिया से। तो सबसे पहला तो जो यूरोप के अंदर जो इसका डिमांड खत्म हुआ था वो चाइना और इंडिया ने फुलफिल कर दिया। दूसरा, रशिया ने कैसे वेस्टर्न कंट्रीज को हराया, उसने अपना शैडो फ्लीट का यूज किया, अपने जहाजों का यूज किया, और पानी के अंदर ही बीच रास्ते में इसने अपने ऑयल ट्रांसफर किया, क्योंकि इसको पता था कि भाई ये सारे सीज के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज के नेवल शिप्स हैं, लेकिन उसने उन नेवल शिप्स को चकमा देके दूसरे शिप्स के ऊपर ट्रांसफर करके ऑयल को बेचा चाइना, इंडिया वगैरह दूसरे कंट्रीज को। तो इसके लिए इसने क्या किया, 400 से भी ज्यादा ऑयल टैंकर्स को यूज किया, जिसके ओनर्स पता नहीं कौन थे, उनके अंदर जीपीएस नहीं लगाए जाते थे, और ओशन के बीच में इसको शिप टू शिप ट्रांसफर किया गया ताकि इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर पाए और ये पता कर पाए कि ये जो तेल है वो रशिया से आया है। और इसी तरीके से रशिया ने $20 बिलियन के ऑयल को एक्सपोर्ट किया सैंक्शंस के बावजूद। तीसरा सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक इनका ये था डी डॉलराइजेशन, मतलब अमेरिका के दिल पे हमला किया, क्योंकि अमेरिका का ताकत कहां से आता है, उसके डॉलर से आता है, और यही डॉलर्स पे उसने हमला किया लोकल करेंसी में ट्रेड करके, दैट इज चाइना के साथ युआन एंड इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में इन्होंने एक नया सिस्टम लाया, एंड यही से शुरुआत होता है एशिया के अंदर एक नया इंटरनेशनल करेंसी सिस्टम का। सो ये एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम को लाया गया बाय रशिया। एंड चौथा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये था कि इन लोगों ने अपने वॉर इकोनॉमी को एक्टिवेट किया, एक क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के अंदर बनाया। मतलब रशिया ने सिर्फ मिलिट्री को एक्टिवेट नहीं किया था, उसने अपनी पूरी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वॉर मोड में डाल दिया जब इसका यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे थे। और तब कैसे किया, इन्होंने जो वेपन्स के फैक्ट्रीज है, जो स्टील प्लांट्स है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हैं, ये सारे चीजों को इन्होंने क्या किया, एकदम फुल थ्रॉटल मोड पे ला दिया। और इसका निर्णय क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या था कि इनका एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में रिकॉर्ड हाई पे, इनका जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई पे, और इनका पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस जो है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन था जिसको रशिया के लीडर्स ने लिया था। और इसी कारण रशिया ने ग्लोबल ऑर्डर के जो ब्लूप्रिंट है ना, उसको बदल के रख दिया। और यहीं पर आता है अब भारत का क्या होगा, क्योंकि भारत का भी यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, क्योंकि भारत का वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑयल, पहले तो हम सऊदी अरेबिया एंड वेस्टर्न कंट्री से लेते थे, गल्फ से लेते थे, बट आफ्टर द यूक्रेन वॉर हमने रशिया से लेना शुरू किया, और यहां पर हमने इसको स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए लिया। अब इंडिया ने सैंक्शंस का एक रेयर विंडो स्पॉट किया था इस टाइम पे, और उस विंडो के अपॉर्चुनिटी को इंडिया ने जाने नहीं दिया। इंडिया ने रशिया के क्रूड ऑयल के लिए बहुत बड़े बड़े डील्स किए, और भारत ने उस टाइम पे रशिया का सबसे बड़ा बायर बन गया, और यही ऑयल उन्होंने वेस्टर्न सैंक्शंस के नाकों तले उन्होंने लेने का प्रयास किया, और इसको आगे बढ़ाया भी गया बाय द रूबल एंड इंडियन रूपी के बीच का जो लोकल अग्रीमेंट था, उसके तहत इसको बढ़ाया गया। और आज के टाइम में इंडिया जो है वो वेस्टर्न सैंक्शंस होने के बावजूद भी रशिया से जो तेल खरीद रहा है, वो दर्शाता है कि इंडिया किसी के सामने झुकेगा नहीं। इंडिया का लीडरशिप इतना स्ट्रांग है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें रशिया से तेल नहीं लेना है, तो भी हम सीना ठोक के रशिया से तेल लेते हैं। क्यों?
क्योंकि रशिया उस समय पे हमारा साथ देता है जब पूरी विश्व भारत के खिलाफ होती है, और इसी समय पे जब रशिया को भी साथ चाहिए तो भारत उसके साथ खड़ा है। लेकिन भारत का डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है रशिया को सपोर्ट करना, लेकिन रशिया को सपोर्ट करने से भारत का निजी इंटरेस्ट फुलफिल होता है, और वो है भारत का एनर्जी सिक्योरिटी। और एनर्जी सिक्योरिटी क्योंकि हमारा देश हमारे लिए सबसे पहला होता है, और हमारे देश के उन्नति और ग्रोथ के लिए हम कुछ भी करेंगे, किसी के सामने लड़ना भी पड़ेगा तो हम लड़ लेंगे, किसी से झुकेंगे नहीं। सो दिस इज व्हाट इज इंडिया स्टैंड्स इन टुडेस टाइम। सो अब आज के टाइम में भारत का यही निर्णय। तो एक बहुत क्रूशियल सवाल यहां पे आता है कि क्या अब आगे चल के ये इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हमेशा यूज किए जाते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड से ही, क्या वो आउटडेटेड हो गए? क्योंकि जब हम रशिया और यूक्रेन वाला मुद्दा देखते हैं, और रशिया के ऊपर जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो रशिया का इकोनॉमिक कोलैप्स करने के बदले रशिया ने और ज्यादा ग्रोथ किया। और यही चीज को हम देखते भी हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे कि यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया था, उसने ईरान के ऊपर वही चीज किया ना, ईरान के ऊपर उसने सैंक्शंस लगाए, लेकिन ईरान बढ़ा। उसने आफ्टर अपार्ट फ्रॉम ईरान उसने बहुत सारे गल्फ कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ा। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए और ज्यादा बढ़ा, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए और ज्यादा बढ़ा। सो यहां पर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत ज्यादा रूडिमेंट्री हो गए, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज खुद कमजोर हो गए, क्योंकि जर्मनी की जो कार मैन्युफैक्चरिंग की दुकान थी वो रशिया के ऊपर निर्भर थी। यूरोप का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट था वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था, और रशिया ने अब कैंसिल कर दिया उसका एनर्जी सप्लाई टू यूरोप, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। एलएनजी के लिए यूरोप जो है डेस्परेटली अब यूएस से महंगा गैस खरीद रहा है, तो मतलब यूरोप के लिए बहुत ज्यादा दुर्घटनापूर्वक बात है कि उसको इतने महंगे में खरीदना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें हमें क्या दिखाती हैं कि भाई इकोनॉमिक सैंक्शंस जो तुम लगा रहे हो दूसरे देशों पे, उसके वजह से कहीं ना कहीं वो देश खत्म नहीं हो रहे, वो देश और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। क्योंकि ईरान के अंदर वही चीज हुआ, क्यूबा के अंदर 60 सालों से इन्होंने सैंक्शंस लगाए, लेकिन क्यूबा की इकोनॉमी चल रही है। ईरान के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाए, लेकिन वहां पर अभी भी रेजिम इंटैक्ट है। नॉर्थ कोरिया को आइसोलेट करने का प्रयास किया, लेकिन तभी भी नॉर्थ कोरिया चल रहा है, चाहे वो कैसे भी चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं ना। So what do we understand here is that ये जो सिस्टम्स वेस्टर्न कंट्रीज ने स्टार्ट किए हैं, ये कहीं ना कहीं अब रूडिमेंट्री हो गए हैं, और आगे चल के यही जो सिस्टम्स है ना, इस पूरे दुनिया को दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। एक होगा एंटी वेस्ट और दूसरा होगा ये मतलब एंटी ईस्ट, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस के बदौलत हो सकता है। क्योंकि जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, वेस्ट एक तरफ होता है और ईस्ट एक तरफ होता है। लेकिन इसी इकोनॉमिक सैंक्शंस के गेम प्ले में अब देखना यह होगा कि इंडिया का यहां पर क्या रोल प्ले होता है, कि क्या इंडिया वेस्ट के सैंक्शंस के नीचे दब जाएगा, या क्या इंडिया अपना एक बहुत ज्यादा स्टांस लेगा और वेस्ट को ये दिखाएगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम जो हैं हम आगे ही हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ यहां पर इस सेशन के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडिया का इसके अंदर क्या स्टांस रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्र।